संस्कृति के आधार पर, जीवन मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को जीना, वो सारा विषय अपने समाज से धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और एक स्थिति ऐसी आई कि हम इतने स्वाभिमान शून्य हो गए कि मुझे गधा कहो पर हिंदू मत कहो। इस प्रकार की अवस्था अपने समाज के अंदर व्याप्त हो, और लोग कहते थे कि हिंदू समाज का संघर्ष। हम अपने देश के इतिहास और अपने देश के गौरव के बारे में जानते समझते हैं। हम सबको ध्यान है कि अपना ये देश एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। अपना ये जो देश है इसका इतिहास जो है वो सतत संघर्ष का इतिहास है। हमने अनेकों वर्षों से, 1000-1500, इसलिए हम ये ना समझे कि देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है। हर कली इस बात की कुछ खून पीकर खिली है। बिछ गए नींव में दीवार नीचे गड़े हैं, महल अपने शहीदों की छातियों पर खड़े हैं। और इसलिए जब महल अपने शहीदों की छातियों पर खड़े हैं तो उन सब महापुरुषों, क्रांतिकारियों का जीवन किस प्रकार का था, उसके ऊपर अगर हम दृष्टि डालेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि ग्रीस से दुनिया को विजय करने का स्वप्न लेकर चला। उसने दुनिया को रौंदा, आगे बढ़ा, देश के देश जीते, लेकिन भारत में वो गंगा नदी को भी, मां गंगा को भी पार नहीं कर पाया। लड़ते लड़ते प्लेग महामारी के अंदर, पुणे के अंदर एक अंग्रेज ऑफिसर था, रैंड जिसका नाम था। वो रैंड ऑफिसर उस प्लेग की महामारी के समय में भी कैसे अपने समाज को, भारत के समाज को परेशान किया जा सकता है, कैसे उनके धार्मिक स्थलों को घर में घुसकर, पुणे चलकर उनकी मां दुर्गाबाई से मिलती है और अपने एक सांत्वना व्यक्त करती है कि आपके 3 पुत्रों को बलिदान हुआ है। वो मां जो बड़ा उत्तर देती है वो हम सबके लिए जीवन जीने की एक प्रेरणा बन सकती है कि किस हद तक अपने देश के जवानों का और उनको जन्म देने वाली माओ का योगदान अपनी इस देश की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए हमने चुकाया है। तो वो मां कहती है कि ये शोक करने का समय नहीं है। मेरे 3 बेटे अपने इस देश की धरती को स्वाधीन कराने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। मेरे लिए शोक और दुख का विषय तो सिर्फ इतना है कि अब मेरा कोई बेटा नहीं। अगर मेरा चौथा बेटा भी होता तो मैं उसको अपने इस देश की धरती की आजादी के लिए बलिदान कर देती, कुर्बान कर देती। इस प्रकार का जीवन क्रांतिकारियों का। वो भगत सिंह जो सिर्फ 23 साल का, हम में से ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी उम्र 23 साल होगी? तो 23 साल उम्र क्या होती है, लेकिन 23 साल की उम्र में भी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। माई रंग दे बसंती चोला कहते हुए फांसी के फंदे को चूमते हैं और इस भारत को हमेशा हमेशा के लिए जगा कर चले जाते हैं। वो सुभाष चंद्र बोस जो उस जमाने में ICS अर्थात कलेक्टर IAS की एग्जाम पास करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, और परीक्षा पास करने के बाद उस नौकरी को करते नहीं है, उस नौकरी को ठुकराते हैं। और कैसे अपना ये देश स्वाधीन हो सकता है, कैसे हमारी ये भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो सकती, इसमें अपना पूरा जीवन लगा। वो सावरकर जी के बारे में हमने कभी सुना होगा, जिन्होंने ये कहा कि हे मातृभूमि, तेरे लिए मरना भी जीने के समान है और तुझे भूलकर जीना ये मरने के समान। तो ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे महापुरुष जिनकी बदौलत हम इस आजाद भारत में, स्वाधीन भारत में सांस ले रहे हैं। 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। हम स्वतंत्र नहीं हुए, हम स्वाधीन हुए। वर्तमान समय के अंदर हमको ध्यान में होता है कि स्वाधीनता से ये स्वतंत्रता की यात्रा अर्थात स्वतंत्र, अपने तंत्र की यात्रा अपनी ये 75 वर्षों से जारी है। हम बड़े बहुत सौभाग्यशाली है कि आजादी के, स्वाधीनता के अमृत काल में हम सब लोग बैठे। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि उसी अमृत काल के मध्य में अपने संघ का, भारत के अंदर ये ढाका की मलमल बना करता था। दुनिया के अंदर जब लोग ये नहीं जानते थे कि लोहा नाम की भी कोई धातु आती है, उस समय हमारे यहाँ पर आज भी जब हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, लोह स्तंभ देखेंगे, वो धूप छांव पानी पता नहीं 1000-1500 वर्षों से सेहरा है, लेकिन उसके ऊपर अंश मात्र भी जंग का हमको नामो निशान नहीं दिखा। तो चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पौरुष और पराक्रम का क्षेत्र हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत ये दुनिया का सिरमौर रहा है। इतने अधिक लंबे वर्षों तक संघर्ष करते करते हमारे समाज के अंदर
कुछ अवगुणों ने जन्म लिया। हमारे समाज के अंदर जो बातें नहीं आना चाहिए थी वो आ गई। जो कमियां वास्तव में हमारे समाज का कभी हिस्सा नहीं रही, उन कमियों ने अपने समाज को घेर लिया। और इसलिए हमारा हिंदू समाज ये आत्मविस्मृत समाज हुआ, क्योंकि उसको लगातार संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मैं कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूं, कैसे मैं अपने आप को बचा सकता हूं, कैसे मैं अपने आप को जीवित बनाकर इस धरती पर रख सकता हूं, कैसे मैं अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा कर सकता हूं, इन सब विचारों को करते हुए हमारा ये समाज भूल ही गया कि आखिर में संतान किसकी। वसुधैव कुटुंबकम का विचार जीने वाले हम सब लोग अपन और अपने परिवार में, मैं और मेरा परिवार, ऐसा आत्म केंद्रित समाज अपना खड़ा हुआ।